हाय एवरीवन। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, रिटन बाय पॉल एस वर्क। ठीक है, सबसे पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर का नाम पॉल एस वर्क है। पॉल एस वर्क 1892 में इनका जन्म हुआ था, 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बाय बर्थ अमेरिकन है। ठीक है, एंड हैज रिच इन चाइना बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। ठीक है, और ये चाइना में उनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा आई थी। सी टाउट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, उन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। सी इज नोन फॉर हर ट्रैवलॉग एंड मेमोरीज, वो अपने ठीक है यात्रा वृतांत यानी जो यात्रा के दौरान जो एक्सपीरियंसेस को आप राइट करते हैं, ट्रैवलॉग जिसको कहा जाता है, वो उसके बारे में जानी जाती हैं। सी रोट पर्सनल अकाउंट्स फॉर हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल लूसिड एंड एफर्टलेस इंग्लिश। ठीक है, उनकी जितनी भी कहानियाँ होती हैं, जो भी वो अपने अलग अलग देशों में घूमती हैं, ठीक है, उसके बारे में वो अपने निजीगत राय ठीक है आसान और साधारण इंग्लिश भाषा में लिखती हैं। सी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938, उन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज प्राप्त किया था 1938 में। नोटेबल अमॉन्ग हर चीफ वर्क आर द गॉड्स अर्थ, ए नोबल ऑन चाइना, कम माई बिलव्ड विथ इंडिया एज ए बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर उनके कुछ नोटेबल जो काम है, जो अच्छे काम हैं, उन जिसके बारे में बताया गया है कि द गॉड्स अर्थ जो है, ठीक है, चाइना के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो पोए नोवेल है कम माई बिलव्ड, जो कि चाइन इंडिया के बैकग्राउंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स विच इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। ठीक है, ये जो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी, इस स्टोरी का ये जो पार्ट है, वो जो एक नोवेल है उनके द्वारा लिखा हुआ माई सेवरल वर्ड्स, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब एक पार्ट। ठीक है, जब कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, उस डॉक्यूमेंट से कोई एक पार्ट आप निकाल के बताते हैं किसी को, तो उसको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, विच इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, जो कि उनकी पर्सनल लाइफ के बेस पे जो उन्होंने नोवेल लिखा है माई सेवरल वर्ड्स, उसमें से एक स्टोरी को जो आपको निकाल के दिया गया है वो एक्सट्रैक्ट है। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेज। ठीक है, ये कहानी भारत में रहने वाले, गांव में रहने वाले गरीब लोगों के ऊपर बेस्ड है कि वो उनसे किस तरह से संभावित हैं, उनसे किस तरह से वो उनका प्रेम उनके लिए है। ठीक है, अब स्टोरी शुरू करते हैं। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। ओके, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ क्या बोलता है? पैराग्राफ बोला, इंडिया हैज बीन ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इट ए होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ। ठीक है, ये अपनी स्टोरी में इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करती हैं कि इंडिया इनके जीवन के पृष्ठभूमि का, ठीक है, एक अहम पार्ट है, एक अहम हिस्सा है। ठीक है, बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ, लेकिन ये अभी तक भारत को विजिट नहीं की है, भारत में आई नहीं है, और अभी तक इन्होंने भारत में कोई भी जगह घूमा नहीं है। एट द स्टोरीज ऑफ आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी when I was child and woven themselves in my growing dreams and had long read everything that I could find about that country। उसके बाद ये बोल रही हैं, लेकिन जो भी उनके फैमिली डॉक्टर हैं, जो कि भारतीय लोग हैं, उन्होंने भारत के बारे में जो बताया है उनके बचपन में, जिसको उन्होंने अपने बचपन में जो उनकी उम्मीदें थी, उनके जो सपने थे, उन सपनों में उन्होंने उसका हिस्सा बनाया। ठीक है, भारत की कहानियों के बारे में, भारत के बारे में जो भी जानकारियाँ उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें दी, ठीक है, उसके द्वारा उन्होंने अपना एक सपना बनाया कि भारत कैसा दिखता है। इसके अलावा वो भारत से जुड़ी हुई जितनी भी किताबें हैं, उन सभी किताबों को उन्होंने पढ़ा, और उससे जो जानकारी उनको प्राप्त हुई, उस जानकारी को उन्होंने अपने सपनों के हिसाब से भारत को समझा। फ्रॉम माई फादर हैड लर्नड ऑफ इट थ्रू बुद्धिज्म एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपने पिता से बुद्धिज्म के द्वारा भारत के बारे में समझा, और जो लॉर्ड बुद्धा थे, ठीक है, उनके हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री जो थी, उसके बारे में जानकारी से उन्होंने भारत को समझा। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड मी ऑफ वेराइटी ऑफ हु दैट इज इंडियन लाइफ एज वेरियस एज आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन सीन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो कलर है, ठीक है, जो यहाँ के रहने वाले लोगों का जो रंग है, वो रिमाइंड करता है वैरायटी ऑफ ह्यू के बारे में, जो कि इंडियन लाइफ है। ठीक है, एज वेरियस एज आवर ओन अमेरिकन सीन। ठीक है, जैसा कि भारत
का सीन है वैसा ही अमेरिका का सीन है, ये राइटर का कहना है। इन कश्मीर वेयर द वाइट बारबेरियंस इन्वेड्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेट इंडिया एंड द पीपल आर ऑफ्टन फेयर। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जहाँ पर वाइट बारबेरियन थे, ठीक है, जो आपके एक नस्ल, एक कम्युनिटी थी उस समय की, जो कि हिंसा से, लूटपाट से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो ये यूरोप के रहने वाले एक कम्युनिटी थी, एक क्या बोल सकते हैं, राज्य था, ठीक है, जिसका काम था दूसरे राज्यों पे हमला करके वहाँ के रिसोर्सेज को अपटेन करना और उससे अपना लाइवलीहुड चलाना। तो जब वो यूरोप से आपका कश्मीर में पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने हमला करके पेनिट्रेट किया इंडिया में, तो इसी कारण से जो पीपल हैं कश्मीर के वो ज़्यादातर गोरे हैं। एवर्न हेयर, ब्लू आइड वोमेन आर ब्यूटीज हेयर। कश्मीर के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ के जो महिलाएं हैं उनकी आंखें नीली और बाल जो हैं हल्के भूरे हैं, ठीक है। ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैड रिसेंटली मैरिड ए कश्मीरी मैन हु थॉट हिज हेयर इज डार्क हैज आइज ऑफ क्लीन ग्रीन, ठीक है। वो बता रही हैं कि उनके एक दोस्त हैं जो कि भारतीय हैं, उन्होंने एक कश्मीरी व्यक्ति से शादी की है जिसके बाल काले हैं और उसकी आंखें जो हैं वो क्या है, ग्रीन है, हरी हैं। द स्किन कलर ऑफ काश्मीरी इज लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर क्लासिक एज ग्रीक, ठीक है। और यहाँ पर वो कह रही हैं कि जो काश्मीरी लोग हैं उनकी जो स्किन होती है, ठीक है, वो किसी ग्रीक की तरह देखने में लगती हैं। उनका जो बनावट है, शारीरिक बनावट जो है वो किसी ग्रीक की तरह लगती हैं। और उनके ज़्यादातर जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो दूधिया जिसको बोल सकते हैं क्रीम की तरह, मतलब दूधिया रंग की होती हैं, ठीक है। मतलब उनका त्वचा जो है वो काफ़ी सफ़ेद होता है और शारीरिक बनावट किसी ग्रीक व्यक्ति के बराबर, शारीरिक बनावट के बराबर होती है। But all people of India must be reckoned as belonging to Caucasian race, whatever the color of skin is in South, though it has black as Africans, ठीक है। क्या कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो भारत के लोग हैं उनका जो नस्ल है वो बिलोंग करता है कॉसिकन रेस से। वाट एवर द कलर ऑफ स्किन इज इन साउथ, ठीक है, जो साउथ में, भारत के साउथ में, ठीक है, जो स्किन कलर है वो ज़्यादातर काले हैं जो कि किसी अफ्रीकन की तरह होते हैं। यानी काश्मीरी की शारीरिक बनावट के बारे में अलग उन्होंने जानकारी दी है जो उनको समझ में आया, और जो बाकी लोग हैं उनके बारे में बताया, और जो साउथ इंडियन लोग से उनके बारे में बताया। एंड इंडिया हैज़ अमेजिंग वे ऑफ अपेयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ, एज फॉर एग्जाम्पल टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका द इंडियंस मेक ए थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन एंड द ब्लैक एंड द वाइट, ठीक है। क्या कह रहा है, इंडियंस जो हैं वो उनकी जो अपीयरिंग है, अपीयरिंग मतलब उनकी जो शारीरिक बनावट है, उनकी जो रंगत है वो साउथ अफ्रीका में बिल्कुल नए तरह से दिख के आती है। जो कि साउथ अफ्रीका में या तो आपके वाइट पीपल होते हैं या तो बिल्कुल ब्लैक पीपल होते हैं, जबकि इंडियंस जो हैं उनकी जो रेस है, इनकी जो कलर है वो इनके बीच में कहीं आती है, तो ये थर्ड रेस के तौर पर दिखाई देते हैं, ये आपका राइटर का कहना है। For that matter, there was our Indian family doctor, and why should there had been an Indian doctor in a Chinese port to tend an American family? ठीक है, क्या कह रहा है, For the matter there was our Indian family doctor, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मैटर है, यहाँ पर एक कहानी है कि हमारा जो फैमिली डॉक्टर वो एक इंडियन है और वो एक चाइनीज पोर्ट पे है और वो एक अमेरिकन फैमिली को सर्व कर रहा है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। And rumors of Indian persist, for they are memorable people, dramatic and passionate and finding dramatic livings, ठीक है, lives। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंडिया के बारे में ये रूमर है कि इंडिया के लोग जो होते हैं वो परसिस्टेंस होते हैं, वो काफ़ी क्या होता है, परसिस्टेंस होते हैं किसी चीज़ में, लगातार उसमें काम करते हैं, वो मेमोरेबल होते हैं। यानी आप किसी इंडियन पीपल से मिलेंगे तो वो आपको याद रह जाएंगे। ड्रामेटिक एंड पैशनेट होते हैं, वो थोड़े ड्रामेटिक होते हैं और थोड़े पैशनेट होते हैं, वो अपने जीवन में हमेशा कुछ अलग, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। यू सी हाउ इंडियन हैज़ ए वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और तुम यहाँ देखोगे कि भारत के लोग ह्यूमन लाइफ को परमिट किस तरह से करते हैं। एंड कंसिडर हाउ इंडिया हैज़ मैनेज मेयरली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस एंड यस बाय प्रोड्यूसिंग ए सुपीरियर इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दीज
few short years of freedom, and they have to put good use of benefit the English have gave, and the knowledge of the best and the pure and extinguishedly innocent English tongue of men and women educated on both sides of globe witnessed Nehru and with him a host of men learning how to govern, and the first woman to be president of a General Assembly of United Nations, a woman of India। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि इंडिया का आप देखेंगे तो इंडिया ने, ठीक है, अपने जीवन को जीने के, यहाँ के लोगों को जीने के लिए एक नया ही तरीका निकाला है। ठीक है, एक बिल्कुल अलग तरीका है जो पूरे विश्व से अलग है। ठीक है, अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि भारत के लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिलने के बाद वो किस तरह से उसको मेंटेन कर रहे हैं और किस तरह से नए सुपीरियर इंडिविजुअल्स को वो क्या कर रहे हैं, अपने देश में जनरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जो कि कुछ ही सालों में, आज़ादी के कुछ ही सालों में जो अंग्रेज़ों ने उन्हें सिखाया, अंग्रेज़ों के द्वारा जो दिया गया है नॉलेज कि गवर्नेंस कैसे करना है, सिस्टम कैसे डेवलप करना है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो वहाँ के लोगों ने सीखा, ठीक है, जो कि भारत के लोगों ने अंग्रेजी भाषा को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ें देख के ये पता चलता है कि भारत के लोग कितने सुपीरियर, यहाँ राइटर का कहना है। इसके अलावा वो नेहरू के बारे में बता रहे हैं कि नेहरू और उनके कुछ जो कैबिनेट मेंबर थे, जो कुछ लोग थे, उन्होंने लर्न किया कि किस तरह से देश को चलाना है, और ये जो लर्निंग थी, इसी लर्निंग के बिहाफ पे, इसी लर्निंग की वजह से भारत से एक पहली महिला निकली जो कि पूरे यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को वो गवर्न कर रही थी, वो उसको प्रेसिडेंट कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर वो बताया जा रहा है, यानी इनका कहना है राइटर का कि इंडिया में जो नस्ल पैदा होती है, जो लोग पैदा होते हैं, जो उनको जो ट्रेनिंग मिलती है, उनको जो एजुकेशन मिलता है, वो इतना सुपीरियर है कि ये कुछ ही समय में, ठीक है, देश के और दुनिया के सर्वोच्च पदों पे जाके अग्रसित हुए। And the man in charge of prisoner exchange in Korea and Indian general who won the trust from all। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि जो मैन इन चार्ज ऑफ प्रिजनल एक्सचेंज है, ठीक है, कोरिया और इंडिया के बीच में जो मैन इन चार्ज था, ठीक है, आप लोगों को, जैसे आप दो जेलों में जब अलग अलग देशों के कैदी होते हैं, तो इन दोनों को एक्सचेंज करने के लिए जो पर्सन प्रेसिडेंट था, ठीक है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था ये प्रोग्राम को करने के लिए, ठीक है, उन्होंने दोनों तरफ के लोगों का ट्रस्ट जीता। ठीक है, ये यहाँ पर कह रही है राइटर। इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्यूजेशन एट होम अब्रॉड हैव नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो ब्लस्टरिंग और एक्यूजेशन एट होम है, जो कि अगर आप देखें, ठीक है, कि जो इल्ज़ामात लगे जा रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में, यानी अमेरिका के द्वारा, यूरोप के द्वारा, ठीक है, इसके अलावा वो जो नया भारत निकल के आया है, जो नया भारत बन के आया है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो उनकी स्ट्रेंथ बन के आई है, उस स्ट्रेंथ पे फॉरेनर कंट्रीज का, यूरोप का, अमेरिका का ज़्यादा भरोसा नहीं है। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन अंडरलाइंग आइडियलिज्म परमिट्स ऑफ आवर वर्ल्ड लाइफ। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो अंडरलाइंग आइडियलिज्म, जो भारत का आइडियलिज्म है, ठीक है, जो दुनिया का जो जीवन जीने का जो तरीका है, उसमें क्या हो रहा है, अनइल्ड हो रहा है। मतलब भारत ने जो अपने नियम कानून, अपने तरह की वैचारिक संगति को बनाया है, जो कि ना वेस्ट को सूट कर रहा है, न बाकी कंट्रीज को सूट कर रहा है, इसकी वजह से इन पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, इंडिया पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, ये यहाँ पर राइटर का कहना है। आगे कहा जा रहा है, व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी। ठीक है, वो भारत इंडिया में क्या देखने के लिए जाना चाहती हैं, यहाँ पर वो राइटर कह रही हैं। नॉट द ताजमहल ऑल्दो आई सी इट बाई मून नाइट, नॉट फतेहपुर सीकरी ऑल्दो आई सी इट, एंड नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली ऑल्दो आई सी देम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भारत में वो क्या देखने गई थी। ठीक है, ना वो ताजमहल देखने की गई थी, लेकिन उन्होंने देखा, ना वो फतेहपुर सीकरी घूमने गई थी, देखने गई थी, जिसे उन्होंने फिर भी देखा, और ना ही वो दिल्ली के जो सल्तनत थी, जो अलग अलग शासन काल में जो सल्तनत के जो अभी हिस्ट्री है, जो बिल्डिंग्स है, मोनूमेंट्स है, उसको देखने गई थी। जबकि उन्होंने ये सब देखा है, वो इंडिया इसलिए गए थी। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल, द यंग एंड इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज एंड द प्रेजेंट इन द विलेज। ठीक है, वो भारत दो कारणों से गई थी।
ठीक है। पहला, वो वहाँ के जो जवान इंटेलेक्चुअल थे, जो पढ़े लिखे लोग हैं शहरों में रहने वाले, उनके विचारों को समझने गई थी, और जो गांव में रहने वाले किसान हैं उनके विचारों को समझने गई थी कि भारत के बारे में उनको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल सके। दीज आई मेट इन लेटर रूम इन द सिटी एंड इन लिटिल हाउसेज इन विलेज, ठीक है। और ये जो मुलाकात थी उनके छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे कमरों में हुई, मतलब एक छोटा सा ग्रुप उनसे मिला, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो। एंड आई हियर देयर प्लान्स फॉर द फ्रीडम, और आज़ादी को लेकर उनके क्या प्लान्स है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने समझा। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल बिलीव दैट द अनदर वर्ल्ड वॉर वाज इनटेबल, ठीक है। ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल थे जो कि सिटी में थे या फिर गांव में थे, वो मानते थे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो वो बहुत ही घातक होगा, वो पूरे पृथ्वी के लिए घातक होगा, ये उनका मानना था। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाई वॉट एवर दे फेल्ट वेयर द ब्रोकन प्रोमिसेज ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो उनकी डिसअपॉइंटमेंट थी वो ये थी कि इंग्लैंड ने अपना प्रॉमिस नहीं रखा था। अब इंग्लैंड ने क्या प्रॉमिस किया था कि इंग्लैंड ने प्रॉमिस किया था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया अपने रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो कैपिटल हो, वो अगर इंग्लैंड को प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है, तो वो इंडिया को क्या कर देंगे, आज़ादी कर दे देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उसकी जगह पे वो एक डिप्लोमेटिक कंट्री की बात कर रहे थे, यानी कि इंडिया फ्रीडम तो नहीं मिलेगा लेकिन इसको एक गवर्नमेंट मिलेगा जो इसके लोकल हेड करेंगे, और बाकी मेन गवर्नमेंट जो होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही होगा, ठीक है। मतलब फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं बोल रहा था, डोमिनेंस स्टेटस की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये एक तरह का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस डिलीवर नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से इंडियंस डिसअपॉइंटेड थे, ये इनका कहना था। द इंग्लिश दे डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल, ठीक है। और ये वे कह रहे थे कि इंडिया, जैसे कि इंग्लिश ने जो कि डिक्लेयर किया था, उनका कोई मकसद नहीं था कि वो भारत को आज़ाद करे। आई कुड बिलीव इट फ्रेश एज आई एम फ्रॉम चाइना वेयर द पीरियड ऑफ पीपल ऑफ तंगसी सीम्ड एंडलेस एंड द सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। अब ये बात मानती थी, ठीक है, क्योंकि ये चाइना से थी और चाइना में भी सेम सिचुएशन वहाँ हो रहा था। When you are ready for independence, conquerors have always said to their subject, etc. But who is decide and when the moment comes, ठीक है। जब आप आज़ादी के लिए तैयार हो, आप इंडिपेंडेंस के लिए तैयार हो, स्वतंत्रता के लिए तैयार हो, लेकिन जो आपके कन्क्यूर्स हैं, जिन्होंने आप पे जीत हासिल की है, ठीक है, जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको बहाना देते हैं, अपनी प्रजा को बहाना देते हैं, ठीक है। और ये, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि मोमेंट कब आएगा आज़ादी के लिए, एंड हाउ कैन पीपुल लर्न टू गवर्न देमसेल्फ एक्सेप्ट बाय डूइंग, और लोगों को कब ये सीखने को मिलेगा कि उनको अपना देश कैसे चलाना है जब तक वो अपना देश नहीं चलाएंगे। सो द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया वेयर रेटलेस एंड इम्यूटल्ड एंड सैट थ्रू आवर्स वाचिंग देयर फ्लैशिंग डार्क आइज, ठीक है। और लेकिन इसीलिए भारत के जो इंटेलेक्चुअल थे, जो बुद्धिजीवी थे, ठीक है, वो रेस्टलेस थे, वो क्या थे, परेशान थे, ठीक है, नाखुश थे, और वो हमेशा अंधेर अपने आँखों में, ठीक है, अंधकार लिए हुए घंटों तक देखे रहते थे, ठीक है, ये इनका कहना था। एंड हियरिंग द एंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज द प्योरेस्ट इंग्लिश इनटू विच दे प्योर देयर फीलिंग्स, ठीक है। और वो अंग्रेजों के द्वारा जो भाषण दिए जाते थे प्योरेस्ट इंग्लिश फॉर्म में, यानी जो इंग्लिश भाषण वो देते थे अंग्रेज, जिनका वो कुछ मीनिंग नहीं समझते थे लेकिन वो अपने लिए कुछ खास सुनना चाहते थे भारतीय लोग, वो उस वजह से उनको देखे जा रहे थे, उनमें अपने फीलिंग्स को दिए जा रहे थे। The plan then was when the Second World broke, India would rebel immediately against England and compel her by this complication to set her free, ठीक है। और प्लान ये था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, इंडिया जो है वो रिवेल कर देगा, आपका रिवेल करने का मतलब उनको विद्रोह कर देगा कि वो भारत को पूरी तरह से छोड़ दें। और चूंकि इंग्लैंड जो है वो उस समय दो फ्रंट पे नहीं लगा सकता है, ये इस वजह से वो जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा उसके लिए वो भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। दे वुड नॉट फोर्स एज दे डिक्लेयर दे हैड बीटन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू फाइट एट इंग्लैंड कमान, ठीक है। और इस वक्त जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तो उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था, जैसा कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धोखा दिया, तो वो इंग्लैंड के कमांड पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ेंगे। एंड देन आई आस्क्ड, and then young Indian Republic we will ourselves decide whether we wish to fight at England or against her, ठीक है। और इस वक्त बोला जा रहा है कि
हम डिसाइड करेंगे, जो यंग इंडियन जो यंग पीपुल हैं वो डिसाइड करेंगे कि हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगे या अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये उनके राइटर्स ने बात करने के दौरान बात की और लोगों से पूछा और लोगों ने ये जवाब दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। What did they reckon on, and when the time came, was the slavery of Nazism and the aggregation of Japan in Asia. When they perceived that they must choose between Axis and the English, they choose English, aware that in spite of many injustices they were choosing between barbarism and civilization. They postponed their plans for freedom. ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रही हैं कि जब नाजिज्म के द्वारा जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो गलतियां की जा रही थी, जो वो हॉस्टाइल नेचर अपनाए हुए थे, और जो जापान ने एशिया में जो अग्रेशन दिखाया था ज़मीनों पे कब्जा करने में, लोगों को मारने में, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंडियंस थे उन्होंने, ठीक है, ये डिसाइड किया कि वो इंग्लिश को चूज करेंगे एक्सिस और इंग्लिश ग्रुप में। ठीक है, डिसाइड कि वो ये चूज करना था उनको कि बारबेरिज्म को सपोर्ट करें या सिविलाइजेशन को सपोर्ट करें। मतलब यहाँ पर जो कि ये इनजस्टिस कर रहे थे इंग्लैंड इंडिया में, फिर भी उन्होंने अपना प्लान जो था फ्रीडम का वो पोस्टपोन कर दिया। वो बोले कि भाई हम सपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका आज़ादी की बात करेंगे, अभी हम फिलहाल इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं। गांधी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क विथ ओन कंट्री अंटिल द वार वाज ओवर। और चूँकि भारत ने ये डिसाइड किया था कि वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगे, तो अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, और उस समय गांधी जी जो थे वो देश की आज़ादी के लिए अपने देश में और काम कर रहे थे जब तक कि युद्ध समाप्त ना हो जाए। एंड बाई देन द वाइजेस्ट माइंड इन इंग्लैंड अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड रिटर्न इंडिया टू हर पीपल। ठीक है, और इस समय जो इंग्लैंड के जो वाइटेस्ट माइंड थे या जो बुद्धिजीवी थे उस समय के इंग्लैंड के, जिन्होंने भारत की सपोर्ट को, ठीक है, इंडिया के सपोर्ट को, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा, वो समझ चुके थे कि भारत को अब आज़ाद कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नए वर्ल्ड की ज़रूरत है। इन स्पाइट ऑफ ऑल अपोजिशन फ्रॉम इंग्लिश मैन एंड अदर्स हु डिड नॉट हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया टू नो व्हाट विजडम वाज। ठीक है, और ये सारा जो डिसीजन था इंग्लैंड के जो उस समय के गवर्नमेंट में जो लोग थे या जो गवर्नमेंट बना रहे थे उन लोगों के द्वारा, ठीक है, इस स्पाइट ऑफ ऑल अपोजिशन, जो कि वहाँ के लोकल लोग थे, जो कि ये नहीं चाहते थे कि एशिया में इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया से काफ़ी रिसोर्स उनके पास जाते थे। ठीक है, और उनका जीवन यापन इंडिया के बेसिस पे बहुत आसान था। तो ये चीज़ों को वो जानते वो लोग अपोज कर रहे थे कि इंडिया को आज़ाद ना किया जाए। लेकिन इंग्लैंड जानता था कि अगर इस समय आज़ाद ना किया गया तो रिवोल्ट हो जाएगा, और ये रिवेल्ट जो है वो अपना सपोर्ट नहीं गेन कर पाएंगे और जो सत्ता है वो उनकी चली जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने इंडिया को आज़ाद करने की बात कही। यहाँ पर नॉट इवन चर्चिल प्रोफेसी ऑफ ब्लड बाथ पार्टली फुलफिल एट दैट कुड प्रिवेंट द इनएविटेबल। ठीक है, और यहाँ पर जो चर्चिल की जो भविष्यवाणी थी कि वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है, यानी हत्या की एकदम क्या बोल सकते हैं इसको, ब्लड बाथ का, कि बहुत सारी हत्याएं होंगी। ठीक है, ये प्रोफेसी किया था चर्चिल ने कि अगर देश को आज़ाद नहीं किया गया, इंडिया को आज़ाद नहीं किया गया, एशिया को आज़ाद नहीं किया गया, और अभी भी अगर इम्पेरियलिज्म को चालू रखा गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ठीक है, बर्थ बात हो जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर की तरह। यहाँ पर इंडिया हैज वेटेड एज लॉन्ग एज सी कुड एंड पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल बियर ऑन द सेम साइड इन द ओल्ड इनविजिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया ने काफ़ी लंबे समय से आज़ादी की तमन्ना की है। ठीक है, वो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वेट किए, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका सब साथ दिए, पोस्टपोन किया, वेट किया, और अभी भी अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने धोखा दिया, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के भी धोखा देंगे तो इनका रिवॉल्ट बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर ब्लड बात हो जाएगा। ये मानना था चर्चिल का। ठीक है, और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल थे इंग्लैंड के, जो कि गवर्नमेंट में थे, उनका भी यही मानना था कि अभी चूँकि इंडिया के जो सारे वर्ग हैं, जो सारे क्लास है, ठीक है, वो सारे क्लास के लोग एक साथ आ गए और एक इनविजिबल कॉम्बिनेशन है जिसको जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि इस समय तक इंडिया में मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया था और वो किसी भी हालत में देश को आज़ाद कराना चाहते थे, अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है। इट वॉज गांधी स्ट्रेंथ दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली दैट बोथ पिजन एंड इंटेलेक्चुअल मस्ट be born together for their country, and his told was equally strong upon both, and so he achieved his end without war।
ठीक है। और ये गांधी जी का स्टैंड था कि उन्होंने ये बहुत समय पहले ही जान लिया था कि किसानों और इंटेलेक्चुअल दोनों को एक साथ काम करना होगा, ठीक है, ताकि वो देश को आज़ाद कर सके। और उनकी ही मेहनत थी कि ये दोनों लोग यानी ये दोनों ग्रुप एक साथ आ गए और अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि वो अब भारत को ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं रख सकते, ठीक है। Perhaps we Americans do not yet fully understand the great lesson that India has to teach in winning her freedom, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना युद्ध के जब दोनों ग्रुप के लोगों को यानी अमीर गरीब हर तरह के कम्युनिटी के लोगों को एक साथ ला के जब देश को आज़ाद करा दिया गया बिना किसी युद्ध के, जो कि ज़्यादातर स्थिति में युद्ध से ही किया जाता है, तो यहाँ पर एक लेसन निकल के आता है कि किसी भी देश में अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वो कैसे जीत सकते हैं। तो ये जो लेसन था ये अमेरिकन के तौर पे उन लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया ने अपने आज़ादी को जीतने के लिए ये कैसे किया। बिसाइड्स हर माइटी ट्रायम्फ ऑफ ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑफ आवर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस श्रिंक इन साइज एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि इंडिया का जो ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, ठीक है, ये हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बहुत छोटा और कॉन्सेप्ट में लग रहा है। मतलब अमेरिका में जो आज़ादी मिली थी इंग्लैंड के लोगों से, वो एक वॉर के थ्रू मिली थी। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपको याद होगा कि उस समय में जितने भी नए कंट्री डेवलप हुए थे वो सभी युद्ध के बाद ही इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी वॉर नहीं हुआ था, कोई युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर एक रिवॉल्ट हुआ और उसमें किसी की भी जान नहीं गई और देश आज़ाद हो गया। तो ये यहाँ पर एक लेसन है, ठीक है, जो कि अमेरिका के लिए भी है क्योंकि अमेरिका में भी आज़ादी उनको एक युद्ध के बाद ही मिली थी। इंडिया हैज टाउट ह्यूमैनिटी ए लेसन एंड इट इज़ आवर पेरिल इफ वी नॉट लर्न इट, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि इंडिया ने इंसानियत को एक सबक सिखाया है और ये हमारी गलती होगी अगर हमने इसको नहीं सीखा। एज अमेरिकन राइटर ये कह रही है। द लेसन, अब यहाँ लेसन के बाद क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये कौन सा लेसन है, क्या लेसन है, क्या सबक है। द वॉर एंड द किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, युद्ध और किसी को मारना क्या प्राप्त करेगा, कुछ नहीं बल्कि हानि प्राप्त करेगा, आपको नुकसान प्राप्त करेगा। एंड दैट ए नोबल इंडिया इज सोल्ड ओनली इफ मीन्स टू अटेन इट आर पीस ऑफ इट विथ आल्सो नोबल, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का अगर नोबल एंड है तो ये एश्योर करना होगा कि ये अटेंड किया जाए शांति के द्वारा और बिल्कुल नोबल तरीके के द्वारा, मतलब बिना युद्ध के, बिना किसी खून खराबे के अगर कोई चीज़ हासिल किया जा सकता है तो वो नोबल है और उसको इसी तरह से हासिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये राइटर का विचार है। आगे देखते हैं। The real indictment against colonialism, however, was to found in the village of India. There was wrought at the top and two in the thousand of young individuals trained in English school for jobs and did not exist except the limited civil services. अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो रियल इंसिडेंट कॉलोनिज्म है, जो कि आपका जो कॉलोनिज्म था जो कि उपनिवेश भारत को बनाया गया था, उसकी जो सबसे बड़ी परेशानी ये हुई वो गांव में देखने को मिली, ठीक है, जहाँ पर जो ज़्यादातर लोग जो कि आपके इंग्लिश स्कूल में जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए इंग्लिश स्कूल थे उसमें ट्रेन किए गए थे, उनको कोई काम नहीं आता था, वो सिर्फ लिमिटेड सिविल सर्विस के लिए ही काम कर सकते थे, इसके अलावा कहीं काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया था कि उनको डेवलप किया गया था एज ए सर्वेंट, ठीक है, जो कि बस ऑर्डर लें और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें। जो IAS ऑफिसर जो आज के डेट में बनते हैं, ठीक है, इनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का पावर नहीं था। अंग्रेज जो बोलते थे वो इनको एग्जीक्यूट करते थे। क्योंकि ये इंडियंस थे और इंग्लिश अच्छे से समझते तो इनके ऑर्डर आसानी से समझते थे और इंडियन लैंग्वेज में आसानी से लोगों को समझाते थे, तो ये इनके लिए काम करते थे। इसके अलावा इनको और कुछ कराया जाए, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग थे उनको ना फार्मिंग आती थी ना उनको बाकी कुछ आता था, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डेवलप किया हुआ था कि वो जॉब जो है वो सिर्फ IAS के तौर पे कर सकते थे, ठीक है, और बाकी चीज़ों में वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बोल रहा है द towns and cities were floating with unhappy young men, cultured and well educated, who could not find no jobs and were not allowed all superstructure prime to create them, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि जो ज़्यादा तो जो पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग थे, ठीक है, ये ना ही कोई जॉब प्राप्त कर सकते थे, IAS बन गए तो ठीक, नहीं बन पाए तो उनके लिए कोई जॉब नहीं था और ना ही इस
कोई वो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि उस समय का जो एम्पायर था, जो अंग्रेजों के द्वारा जो सुपर स्ट्रक्चर था, उसमें किसी भी इंडियन को कोई बड़ा इंडस्ट्री शुरू करने का या कोई बड़ी बिजनेस स्टार्ट करने का मौका देना नहीं चाहती थी। तो इस तरह का सिस्टम बना हुआ था। बट द रियल प्रॉब्लम ऑफ सिविल, द रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस इविल आई से अगेन वाज इंडिविजुअल विलेज। ठीक है, क्या करा है, जो इस व्यवस्था का जो सबसे घटिया चीज़ था, जो सबसे खतरनाक चीज़ था, वो था गांव में, क्योंकि गांव वालों का जीवन जो है मिजरेबल हो गया था, वो काफ़ी पीड़ादायक हो गया था। आई doubt I had seen poverty enough in China. Yet when I saw Indian villages, I knew that the Chinese peasant are very rich in comparison. ठीक है, वो कह रही हैं कि वो मानती थी कि जो चाइना के किसान हैं वो ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन जब उन्होंने भारत किसानों को देखा, यहाँ के लोगों के साथ कंपेयर किया, तो चाइना के जो किसान थे वो ज़्यादा अमीर दिखे। ठीक है, only the Russian peasant I had seen years before could compare with Indian villager, thought the Russian was very different creature and inferior in many ways. ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रही हैं कि मैंने रशियन पीजेंट को भी देखा, रशियन के किसानों को भी देखा, रशिया के भी किसानों को बहुत साल पहले देखा था। ठीक है, और इनको इंडियन विलेजर के साथ भी कंपेयर किया। ठीक है, लेकिन रशियन जो थे, वो रशियन जो खेती करने वाले थे, किसान थे, वो बिल्कुल क्या थे, अलग ही तरह के जीव थे, अलग तरह के इंसान थे, जो कि कई मायनों में इन्फीरियर थे इंडिया और चाइना से, ये इनका कहना है। फॉर द इंडियन पीजेंट वाज लाइक चाइनीज। ठीक है, ज़्यादातर जो भारतीय किसान थे वो बिल्कुल चाइना के किसानों के द्वारा थे इन कई मायनों में। ठीक है, इन बीइंग ए पर्सनली नेटली सिविलाइज। ठीक है, जो कि कई तरह के सभ्य समाज में होते हैं, वैसे ही ये दोनों थे। द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइज ह्यूमन फैमिली लाइफ एंड प्रोफाउंड philosophical religion had shaped their mind and soul even though he could not read and write. ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यहाँ के भारत के या फिर चाइना के जो लोग हैं, जो किसान हैं गांव में रहने वाले, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, ठीक है, जो उनकी दार्शनिकता है, वो उनके मन और बुद्धि को, आत्मा को कई मायनों में क्या करता है, ढालता है, जो कि बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकते। मतलब कहने का सेंस ये है कि भले ही भारत या चाइना के किसान अनपढ़ हो, गांव के लोग अनपढ़ हो, लेकिन उनकी जीवन जो है वो किसी सभ्य इंसान की तरह है, क्योंकि जो इनकी फैमिली है, जो इनका सिविलाइजेशन है, वो इनको कई तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, जो कि लाइफ में, ठीक है, एजुकेशन के बाद भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बोला जा रहा है। And the children and the little children of Indian villagers, how they tore at my heart, thin, big-bellied and with huge dark eye. अब यहाँ करें कि जो और बच्चों की बात करें, तो जो बच्चे हैं इंडियन विलेज के, वो उन्होंने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, उनको देखकर मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि वो क्या थे, बहुत पतले दुबले थे, उनके पेट जो है फैले हुए थे, और उनकी आंखों के नीचे काफ़ी डार्क सर्कल थे, बड़े बड़े आंख जो हैं वो पूरे उदासी भरे आंख थे। मतलब ये मैल न्यूट्रिशन जो होता है, ठीक है, बच्चों में, उसके क्या थे, सिम्टम थे इनमें। ठीक है, आई वॉन्डर्ड दैट आई एनी इंग्लिशमैन कुड लुक एट देम एंड नॉट एक्यूज हिमसेल्फ। ठीक है, और मैं ये वॉन्डर करती हूँ, मैं अचंभा खाती हूँ कि कोई अंग्रेज ये देखकर और अपने आप पे ये एक्यूजमेंट ना ले कि उसकी वजह से ये हुआ है। मतलब चूँकि अंग्रेज भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती उनके पैसे वसूलते थे, कर वसूलते थे, जिसकी वजह से उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे कि वो अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन करा सके, जिसकी वजह से वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते थे, बीमारी का शिकार हो जाते थे। और वो अंग्रेज जब इन बच्चों को देखते थे तो ये मानने के वो तैयार ही नहीं थे कि उनकी वजह से, उनके शासन की वजह से ये बच्चे इस तरह से भी निकल के आ रहे हैं। 300 years of English occupation and the rule, they could be in children like this. ठीक है, और 300 साल के शासन में, अंग्रेजों के शासन में, ये बच्चे इस तरह से दिख रहे हैं। यस एंड मिलियंस ऑफ देम, और ये एक बच्चा नहीं है, कई सारे करोड़ों बच्चे ऐसे ही हैं अंग्रेजी शासनकाल की वजह से। एंड द फाइनल इंडिकेमेंट श्योरली that the life span in India was only 27 years, और इस वजह से, ठीक है, ये जो शासन काल की वजह से, जो मालन्यूट्रिशन की वजह से जो नॉर्मल इंडियन लाइफ स्पैन है वो 27 सालों का है। 27 साल, ठीक है, मात्र 27 साल। मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ तो मालन्यूट्रिशन की वजह से वो 27 साल की उम्र में जाते जाते वो डेथ कर जाता है। नो वंडर then the life was hastened that a man married very young so they could be have children as many as possible before he died. अब यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि
नॉर्मल उम्र 27 साल थी उस समय लाइफ स्पैन। इसी वजह से वहाँ जीवन बहुत क्या था, हार्ड था, कठिन था, और इस वजह से गांव में बच्चों की शादी काफ़ी कम उम्र में हो जाती थी, जिससे वो कम उम्र में बच्चे पैदा कर सके जितना हो सके, और वो अपने वंश को आगे बना सके। आई लव्ड इंग्लैंड रिमेंबरिंग ऑल हैप्पी जर्नीज देयर। मैं इंग्लैंड को पसंद करती हूँ, वहाँ पर मेरे जितने भी जर्नी थे वो काफ़ी खुशनुमा थे। बट इंडिया आई सा एंड इंग्लैंड आई डिड नॉट नो। और मैं इंडिया में जब इसी इंग्लैंड के लोगों को देखती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या देख रही हूँ, ठीक है। एंड आई फोर्स टू सी इफ इंग्लिश इन मैनी वेज द फाइनेस्ट पीपल ऑफ अर्थ, ठीक है। और मुझे ये देखने को मजबूर किया जाता है कि इंग्लिश जो है, अंग्रेज जो हैं, वो अर्थ के सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे सभ्य समाज के लोग हैं। पीपल हु ब्लेज द वे ऑफ ऑल टू अचीव द राइट मेन टू रूल देमसेल्फ, ठीक है। लोग जो अपने आप को ये बताते हैं कि उन्होंने जीवन जीने का सही तरीका खोज लिया है, इफ कॉलोनिज्म कुड नॉट करप्ट इवन दीज, ठीक है। वो ये बोलते हैं, अंग्रेज ये मानते हैं कि उन्होंने सिविलाइज किया है कई सारी सोसाइटी को, लेकिन कॉलोनिज्म ने यहाँ पर भारत में क्या किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। देन इंडेड नन ऑफ अस कुड बिकेम देयर रूलर्स ऑफ एम्पायर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कॉलोनिज्म जो है यहाँ पर भी क्या किए, शासन को करप्ट नहीं कर पाए, और यहाँ पर भी वो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को यहाँ का साम्राज्य का रूलर नहीं बना पाए। ये इंग्लैंड का यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि इंग्लैंड के लोगों ने इंडिया में किस तरह से शासन किया। आगे देखते हैं। It seemed to me as I lived with Indian friends, new and old, and all the ills of India could easily have been mended if there had been a government whose purpose was first of all to benefit all the people rather than to live on them, ठीक है। मेरे लिए ये मानना मुश्किल हो रहा है, आई लिव्ड विथ इंडियन फ्रेंड्स, जैसा कि मैं भारतीय दोस्तों के साथ रह रही हूँ, नए और पुराने, ऑल द इल्स ऑफ इंडिया कुड इजीली हैव बीन मेंडेड इफ देयर हैड बीन अ गवर्नमेंट होज पर्पस वाज फर्स्ट। अब यहाँ देखिए, ये कह रही हैं कि उन्होंने भारतीय दोस्तों के साथ रही और उनका मानना है कि भारत में जो भी गलत था वो उसको आसानी से सुधारा जा सकता था अगर कोई गवर्नमेंट भारत के लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती, ठीक है, उनके व्यवस्थित जीवन के लिए काम करती। तो ये जो प्रॉब्लम थे, जो ऊपर मॉल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम था, लोगों के लाइवलीहुड का जो लाइफ स्पैन 27 ईयर्स का था उसको सुधारने का था, ये सभी चीज़ों पे काम किया जा सकता अगर भारत का अपना कोई गवर्नमेंट होता जो उनके लोगों के लिए काम करता, ठीक है। तो ये उनका मानना था। द डेजर्ट ड्राई कंट्री, फॉर एग्जाम्पल द फ्रूटनेस लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। क्या करें, डेजर्ट ड्राई कंट्री मतलब जहाँ पर पानी की कमी है, जैसे कि बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो ज़मीन है वो फ्रूटलेस है, वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होती है। वॉज ऑलरेडी फार्मिस्ड थ्रू इट वॉज ऑल्थो इट वॉज फेब्रुअरी एंड द सन हॉट इनफ टू फर्टिलाइज एनी सीड हैड देयर बीन वाटर, ठीक है। अब चूंकि अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ पर ज़मीन में खेती बाड़ी भी नहीं होती थी, लेकिन अब वो क्या है, फरवरी के महीने में भी वहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइज सीड है, पानी है, जिससे कहाँ खेती की जा सकती है, ऐसा सिचुएशन वो बता रही है। एंड वाई वॉज देयर नो वाटर, और यहाँ पर पानी क्यों नहीं है। वाई नॉट सिंक आर्टेशियन वेल और इवन डिग सैलो वेल्स सिंस आई वॉज टोल्ड द वाटर टेबल वॉज हाई, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर पानी क्यों नहीं है, क्या यहाँ पर कुआं नहीं खोले जा सकते थे, क्या यहाँ पर सैलो वेल्स नहीं बनाए जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि पानी का जो टेबल है यानी वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। बट द इन्वर्टेड एंड द एग्जॉस्टेड पीपल हैड नॉट स्टैंड टू टेक सच इनिशिएटिव आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉलोनिज्म, लेकिन लंबे समय से जो कॉलोनिज्म था, जो उपनिवेशवाद था, जिसमें किसी भी तरह का डिसीजन पहले अंग्रेजों के द्वारा लिया जाता था, परमिशन लिए जाते थे, तब वहाँ पर कोई काम होता था, तो लोगों के पास इतना अपना डिसीजन मेकिंग का, जैसे मान के चलिए कोई गांव है, उस गांव में ज़मीन में पानी है लेकिन वहाँ पर कुआं खोदने के लिए पहले अंग्रेजों से परमिशन लेना होगा, उनको कर देना होगा, तब आप जाके वहाँ पर कुआं खोद सकते हैं। तो ये जो परमिशन सिस्टम था, इसकी वजह से कभी भी इन लोगों को हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद से भी कुआं खोद ले, भले यहाँ पर पानी का टेबल हाई है, और इसकी वजह से यहाँ पानी की कमी थी और यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, it was more than that. The worst result perhaps of the colonial system was to provide the subject people with an effect excuse against the work and so was helping themselves.
ठीक है। और सबसे घटिया यहाँ पर जो नतीजा निकल के आया इस कॉलोनियल सिस्टम का, वो ये था कि यहाँ के लोगों को कई सारे एक्सक्यूज दिए जाते थे काम ना करने के लिए, ठीक है, और उनको काम ना कर देने के लिए, मतलब खुद भी काम नहीं करना है अंग्रेजों को और ना ये लोग खुद से काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अंग्रेजों ने ये सिस्टम बना रखा था कॉलोनिज्म में, ठीक है। आपने अगर लिंगा मूवी देखा होगा तो लिंगा मूवी में जो सिचुएशन दिखाया था डैम बनाने के वक्त में, ठीक है, वो सेम सिचुएशन यहाँ पर आप इसको को रिलेट कर सकते हैं। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मी, इट इज ऑलवेज द सलन एटीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रूलर हु हैव अंडरटेकन टू फीड मी एंड क्लोथ मी एंड गवर्न मी, ठीक है। यहाँ पर क्या जा रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। इट ऑलवेज विद द सॉल्यूटेड एटीट्यूड सब्जेक्ट ऑफ टू द रूलर, ठीक है, ज़्यादातर प्रजा का, एक मिनट बैटरी डिस्चार्ज हो गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी इट वॉज सोलिटेड एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट टू रूलर, मतलब ज़्यादातर प्रजा का अपने राजा के तरफ ये झुकाव होता था, ये एटीट्यूड होता था कि रूलर जो है सारी सुविधाओं के लिए क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले रूरल डिसीजन लेगा और वो अपनी प्रजा के लिए वो काम करेगा। ये ज़्यादातर गांव, इस समाज में, ज़्यादातर साम्राज्य में ये देखने को मिलता है। यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी एंड क्लॉथ मी एंड गवर्न मी, ठीक है, और प्रजा का यह मानना था कि आप हमें भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन देंगे, हमें कपड़े देंगे और हमारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, हम पे शासन करेंगे। इफ़ आई डाई इज योर फॉल्ट, और अगर हमारी मृत्यु होती है तो वो आपका क्या है, मतलब शासक का गलती है। There were always British to blame, and certainly the blame was not always just it instantly, perhaps it was, for the heart of the people is gone and their spirit dies with it, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंग्रेजों को हमेशा क्या किया जाता था, ब्लेम किया जाता था, ठीक है, और ये ब्लेम हम इसलिए नहीं किया जा सकता था जबकि ये ज़रूरी था, ठीक है। और ये ज़्यादातर लोगों की वजह में क्या हुआ, लोगों के जो हृदय थे, जो उनकी आत्मा थी, जो उनके काम को करने की जो क्षमता थी, वो अंग्रेज़ों ने कॉलोनियलिज्म के दौरान वो ख़त्म कर दिया था। इसीलिए ज़्यादातर जो भारतीय थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों पर डिपेंडेंट हो गए थे पूरी तरह से, और उनसे ही वो सभी चीज़ों की सुविधा का मांग करते थे, ठीक है। रीजन भी था क्योंकि आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा कि किसानों को अनाज उपजाने के लिए पहले परमिशन लेना होता था कि कौन सा फसल उगाएंगे, ठीक है। अंग्रेज ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवा रहे थे बिहार में, वहाँ पर अनाज की खेती नहीं करने दे रहे थे, और अनाज की खेती नहीं होगी तो वो खाएंगे क्या, तो वहाँ पर खाने के लिए वो किसी न किसी तरह से ब्रिटिश पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। डैम्स नहीं बनाने देते थे, कुआं नहीं बनाने देते, तो इस पानी के लिए डिपेंडेंट हो गए। तो हर चीज़ के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अपने ऊपर डिपेंड कराया, और इसी वजह से भारतीय जितने भी थे वो अंग्रेज़ों पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गए, तो वो उन पे ब्लेम करते थे, और ये ब्लेम जस्टिफाइड भी था, ठीक है। ये राइटर का कहना था, ठीक है। आगे देखते हैं। Looking back, I find among the many impressions of people of India absorbed while I lived among them and still clear in mind is their relevance for the great men and women, ठीक है। अब यहाँ कर रहे हैं, जब मैं अपने ऊपर भारतीय लोगों के जो इम्प्रेशन थे, जो छाप थी, उसको जब मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं देखती हूँ, और जब मैं उनके साथ रही थी, मैंने उनके जीवन में जो भी सीख थी वो उनको मैंने अपने जीवन में ऑब्जर्व किया, और इससे मेरे मस्तिष्क में, ठीक है, एक क्लियर भी बन गया, ठीक है, उन सभी ग्रेट मेन और वीमेन का जो वहाँ रहते थे, यानी कि जो वहाँ के जो महत्वपूर्ण लोग थे, उनके जीवन के जो भी सीख थी, उनके जीवन की जितनी भी कहानियाँ थी जिससे कुछ सीखने को मिलता था, यहाँ पर आपके राइटर ने उस चीज़ को सीखा। ये इनका कहना है। लीडरशिप इन इंडिया कैन ओनली बी कंटिन्यूड बाय दोज हुम द फॉलोअर्स कंसिडर टू बी गुड, दैट इज कैपेबल ऑफ रिनाउंसिएशन, देयरफॉर नॉट सेल्फ सीकिंग, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि लीडरशिप जो इंडिया में है, भारत में जो भी नेता लोग हैं जो कि पूरी जनता को लीड कर रहे हैं, वो वैसे लोग हैं जो कि केपेबल हैं रिनाउंसिएशन के, जो लोगों को बताने में, ठीक है, वो लोगों के लिए काम करने में कैपेबल हैं, ना कि वो सेल्फ सीखिंग है, ना कि वो खुद के लिए काम करने के लिए वो उत्साहित हैं, खुद के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। मतलब कोई व्यक्ति खुद के लिए अगर डिसीजन लेता है, खुद के लिए काम करने की सामना रखता है, तो वो कभी भी लीडर के तौर पर डेवलप नहीं हो पाएगा, ये राइटर का मानना है। और ज़्यादातर जो इंडिया के उस समय के राइटर थे वो पब्लिक के लिए काम कर रहे थे, पब्लिक के लिए लाइफ अपना डिवोट कर चुके थे। दिस वन क्वालिटी फॉर ऑल कंटेंट्स अदर्स, ठीक है, और ये एक क्वालिटी है, ठीक है, उन लोगों में जो कि हमेशा दूसरों में देखने को मिलती है।
ए पर्सन वॉज एबल टू रिनाउंस पर्सनल बेनिफिट फॉर द सेक ऑफ एनर्जेटिक एंड इज वेरी फैक्ट ऑल्सो ऑनेस्ट, हाई माइंडेड एंड देयर फॉर ऑल्सो ट्रस्ट वर्दी। अब यहाँ पर रिनाउंस का मतलब, रिनाउंस मतलब छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पर्सन जो कि अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़ देना चाहता है, रिनाउंस मतलब छोड़ देना, ठीक है। कोई चीज़ आपके, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, आपके छोटे भाई ने वो मांगा, ठीक है, तो आप ये सामान जब उसको छोड़ रहे हैं तो इसको आप बोल सकते हैं आपने रिनाउंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पर्सन होगा वो रिनाउंस कर सकता है अपना पर्सनल बेनिफिट फॉर द सेक ऑफ आइडियलिस्टिक, ठीक है, कुछ आदर्श के लिए अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़ देना, ठीक है, और वो ऑनेस्ट भी हो और हाई माइंडेड भी हो और वो भरोसेमंद भी हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। जैसे गांधी जी ने, ठीक है, अपना पर्सनल बेनिफिट छोड़ दिया। उनके पास बैलिस्टिक की डिग्री थी, वो काफ़ी हाई पेइंग जॉब में काम कर सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पर्सनल बेनिफिट छोड़ दिया। वो एक धोती में रहने लगे आम लोगों की तरह, ठीक है, क्योंकि वो एक आदर्श मानते थे कि भाई अगर देश के ज़्यादातर लोग उनकी तरह नहीं दिखेंगे, वो अगर उनकी तरह रिलेट नहीं करेंगे तो उनकी बात कोई नहीं मानेगा, ठीक है। अब कोई सूट वूट पहन के आपके सामने आके आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम की बात करेगा तो आप उन पर ट्रस्ट गेन नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रस्ट गेन करने के लिए उनका जो आदर्श था कि हम ट्रुथ और नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है, हम पर्सनल बेनिफिट उन्होंने अपना पूरा छोड़ दिया, और वो ऑनेस्ट थे और हाई माइंडेड थे, उनकी सोच काफ़ी ऊंची थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन बन के निकले, और इस वजह से वो आज भारत के राष्ट्रपिता के तौर पे जाने जाते हैं। वो पूरा मूवमेंट उनके नाम से जाना जाता है। आई फील द पीपल इवन वो होज देमसेल्फ वेनल एंड फुल ऑफ फॉल्ट सर्च फॉर सच पर्सन। और ये मैं मानती हूँ, मैंने ये महसूस किया है कि जो लोग, ठीक है, वेनल होते हैं, गलतियों से भरे होते हैं, वो भी इसी तरह के लोग की कामना करते हैं। मतलब जो व्यक्ति गलत है, जो व्यक्ति गलतियां करता है, उसको भी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो कि गांधी जी की तरह, ठीक है, दिखता हो, मतलब उनकी फीचर्स उनकी तरह हो, यानी वो अपना पर्सनल बेनिफिट ना ले, वो आइडियलिस्टिक हो, वो ऑनेस्ट हो और हाई माइंडेड हो, वो इस तरह का पर्सन हो। तो ये राइटर का यहाँ पर मानना है। आगे देखते हैं। The devotion gave nationality to Gandhi and finally given internationally is well known, but I found the same homage paid to local person who in their measures were also leaders because of their selflessness। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है जो डिवोशन दिया गया है गांधी जी को राष्ट्रीय तौर पे, जो इसको भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी दिया गया है, बट लेकिन ठीक है, मैं ये सेम जो होमेज है, जो सेम क्या बोल सकते हैं, इज्जत जो है जो गांधी जी को दिया जा रहा है, वही कई लोकल पर्सन को भी दिया गया जिन्होंने अपना जीवन, ठीक है, रिनाउंस कर दिया, पर्सनल लाइफ को रिनाउंस कर दिया और सेल्फलेस लाइफ जी रहे थे पब्लिक के लिए। उनको भी सेम होमेज दिया जा रहा है, उनको भी समान इज्जत दिया जा रहा है। जैसे कि अगर लोकल नेता पे करें तो कई सारे नाम आते हैं, ठीक है, जैसे बिहार की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके साउथ में चले जाएंगे तो कई सारे हैं, ठीक है। तो कई सारे जो लोकल लीडर्स हैं, जो लोकल लेवल पे काफ़ी फेमस है, वो इसलिए फेमस है, वो इसलिए उनको होमेज मिल रहा है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये फीचर कैरी कर रहे थे। Thus, I remember a certain villager where I had been invited to visit in the home of family of some modern education, town not much and some means thou not wealth। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मुझे एक गांव में, ठीक है, एक भारत के गांव में बुलाया गया था, जिनका परिवार जो है वो कुछ मॉडर्न है, कुछ नए एजुकेशन, जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन है, उसको प्राप्त किया हुआ है, लेकिन काफ़ी अमीर नहीं है, उनके पास ज़्यादा साधन नहीं है, वैसे परिवार में इनको मिलाया गया था। द हाउस वॉज मड वोल्ड एंड द रूफ वॉज मेड ऑफ टैच। ठीक है, उनका जो घर था वो मिट्टी का था और छत जो थी वो खपड़े की थी। इनसाइड देयर वेर सेवरल रूम्स, हाउएवर द फ्लोर्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड विद यूजुअल मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर। ठीक है, उनके घर में कई कमरे थे और ज़्यादातर कमरे जो थे, ठीक है, वो पूरे चिकने थे, पॉलिश थे, ठीक है, जो कि काउ डंग यानी गोबर और पानी से बनाए गए थे। द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वॉज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब यहाँ जो एक्टिव मास्टर जो है, ठीक है, जो उनके घर में जो एक्टिव मास्टर था, मतलब जो सारे डिसीजन ले रहा था, जो घर के फुलफिलमेंट कर रहा था रिसोर्सेज के, वो जो हेड ऑफ द फैमिली था, वो मास्टर नहीं था। ठीक है, वो हेड ऑफ द फैमिली नहीं था, मतलब बुजुर्ग नहीं था, बल्कि एक यंगर ब्रदर था उसका। ठीक है, मतलब
परिवार में जो बड़ा भाई था वो एक्टिव मेंबर नहीं था, बल्कि जो उसका छोटा भाई था वो एक्टिव मेंबर था, वो सारे रिसोर्सेज पूरा कर रहा था, जो कि इंडियन कल्चर में देखने को मिलता है। दिस आई डिस्कवर्ड व्हेन अराइव फॉर बिफोर वी entered the house. My host led me to the curious shortage of cage standing well above the ground of four posts. Inside the cage was made of wire netting and saw to amazement of an aging man lying on the back, his head supported by a pillow. ठीक है, अब जो होस्ट था जिन्होंने राइटर को उनको घर पे बुलाया था, ठीक है, वो अपने घर के एक बुजुर्ग के पास उन्हें ले जाता है जो कि एक खटिए पे, ठीक है, चरपाई के अंदर लेटे हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो होस्ट हैं वो राइटर को बता रहे हैं, माई एल्डेस्ट ब्रदर माई होस्ट एक्सप्लेन। ठीक है, जो होस्ट था, जो छोटा भाई था, वो एक्सप्लेन करता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। ही हैड stroke of paralysis and thou we beg him to live in the house. He choose to live out here so he may be ready to send the villager when they come to him. ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, ये कह रहे हैं कि मेरे भाई को पैरालिसिस का स्ट्रोक लगा है और वो, मैंने उन्हें बोला कि घर के कमरे के अंदर रहिए, लेकिन वो घर के कमरे के बाहर रहना चाहते हैं क्योंकि गांव वाले उन्हें मिलने आते हैं तो वो उनसे बात कर सके, उन्हें सुन सके। ठीक है, My host spoke fair English, but the elder spoke none, and we could only engage greetings and look at each other with friendliness. ठीक है, यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो मेरा होस्ट था, जो मेरा मेज़बान था जिसने मुझे बुलाया था अपने घर पे, वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, लेकिन उसका बड़ा भाई जो था वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, और हमने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज किए और हम दोनों नज़रों से बस दोस्ताना व्यवहार शो कर रहे थे। बट आई सॉ what I saw was intelligent, thin, pain-set face, whose eyes were once wide and piercing. The body was quite helpless, but it was exquisitely clean and cotton garment were snow white. ठीक है, अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जब ये मुझे देख के काफ़ी इंटेलिजेंट लगा कि किस तरह से एक साफ सुथरा व्यवहार था उस व्यक्ति का जो कि पैरालिसिस में पीड़ित था। उसकी बॉडी हेल्पलेस थी, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसके शरीर पे जो कपड़े थे वो साफ सुथरे थे। वी एक्सचेंज ए फ्यू रिमार्क्स, हमने कुछ बातें एक्सचेंज की, एंड देन ए ग्राउंड ऑफ विलेजर्स अप्रोच नॉट टू सी मी बट टू टॉक टू द एल्डर ब्रदर। ठीक है, और उसी समय गांव के कुछ लोग, ठीक है, होस्ट के घर पे आए ना, वो मुझसे बात करने नहीं आए थे, मुझे देखने नहीं आए थे कि कोई फॉरेनर यहाँ आया है, बल्कि वो गांव के उस होस्ट के बड़े भाई से बात करने आए थे। सो माई होस्ट लेड मी टू इनटू द हाउस टू मीट हिज यंग वाइफ एंड चिल्ड्रन। और इसीलिए जो मेज़बान था मेरा, जिसने मुझे घर पे बुलाया था, वो मुझे घर के अंदर ले गया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाया। All during my stay, I watched the cage and seldom indeed I see it except surrounded by the people, and never so long the day lasted without at least one man scooting on the ground, taking earnestly and listening. My host said, "My brother has always been one wise man. He is our saint." ठीक है, अब यहाँ कर रहा है, पूरे दिन में उस घर पे थी और मैं उस केज को, उस खाट को जिसपे मच्छरदानी से वो केज बना हुआ था, उसको देख रही थी, और उसमें देखा तो कई सारे लोग हमेशा पूरे समय वहाँ पर घेरे हुए थे। ठीक है, और वो सभी ज़मीन पर बैठ के उनसे बात कर रहे थे। तभी मेरा जो होस्ट था, मेरा मेज़बान था, वो बोलता है कि मेरा भाई जो है वो एक समझदार व्यक्ति है, ठीक है, और वो हमारे संत हैं, मतलब वो काफ़ी एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं और लोग, गांव के लोग उनसे सलाह लेने आते थे। ठीक है, यहाँ पर राइटर जो हैं अपनी बातों को बताते हैं, उनके एक जो एक्सपीरियंस थे उस फैमिली में। माई होस्ट आई ऑब्जर्व्ड हैज इज ओन प्लेस टू इन द विलेज लाइफ, फॉर ट्वाइस वी वेयर सेटिंग आवर लंच रूम, एंड द डे ही रोज फ्रॉम हिज कॉर्नर टू द रूम एंड बेंट आउट टू आंसर ए साउट अपेरेंटली फ्रॉम ए नेबर। ठीक है, और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा होस्ट भी अपने बड़े भाई की तरह ही समाज में एक पोजीशन होल्ड करता है। लोग, गांव के लोग लंच टाइम में जब मैं उनके साथ लंच पे बैठी हुई तो वो घर से बाहर निकले 2 बार, और क्योंकि गांव के किसी व्यक्ति ने उन्हें आवाज़ लगाई थी। व्हेन ही केम बैक ही मेड सेम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और वो जब घर में वापस आए तो उन्होंने सेम एक्सप्लेनेशन दिया। इट वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस स्नेक। ठीक है, और उन्होंने बताया कि उन्हें बुलाया गया है एक खतरनाक सांप को मारने के लिए। लंचन वाज plain country
द लॉन्चर वाज पाम कंट्री प्ले लेंटिल राइस स्पिनच बॉइल्ड वेरी मच कॉन्डिमेंट्स। ठीक है, जो लंच था दोपहर का वो काफ़ी साधारण था, जैसे कि गांव में खा जाते हैं, दाल चावल और साग। ठीक है, बिफोर वी एट एन ओल्ड कजन बाउट इन ए ब्रास योर वाटर एंड क्लीन होम स्पून टॉवल फॉर अस टू क्लींज आवर हैंड विथ नेसेसरी प्रिलिमिनरी टू ईटिंग। ठीक है, टू प्रिलिमिनरी ईटिंग विथ फिंगर्स। अब देख यहाँ पर वो बता रहे हैं कि खाना खाने से पहले, ठीक है, एक पानी का मग और एक टॉवल, ठीक है, जो कि घर में बुना गया था, वो लेके आया गया ताकि हम हाथ खाने से पहले अपने हाथ को धो के साफ करके बैठ सके। ठीक है, चॉपस्टिक आई हैड यूज ऑल माई लाइफ एंड प्रेफर देम टू नाइफ एंड फॉक, बट आफ्टर आई गॉट टू यूज ईटिंग विथ राइट हैंड्स आई लाइक इट वेल। ठीक है, अब वो बताते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में, क्योंकि वो चाइना के रहने वाली थे, तो उन्होंने पूरे जीवन में चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया था और उसके बाद वो प्रेफर करती थी फॉक और नाइफ के साथ खाना, बट उन्हें राइट हैंड से खाना, ठीक है, काफ़ी पसंद आया और वो इसे अब पसंद करती हैं। आफ्टर ऑल वॉट इज सो क्लीन एज वन हाउस एंड राइट हैंड वॉश्ड। ठीक है, और वो कहती हैं कि आफ्टर ऑल, आखिरकार सबसे ज़्यादा क्या क्लीन हो सकता है, आपके राइट हैंड को, यानी आप जिस हाथ से खाना खाते हैं उस हाथ को खुद से साफ करके खाना खाना। एंड फ्रॉम babyhood the Indian culture are taught that the right hand is for clean services such as eating and the left hand may be perform the whole lowly task। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय लोगों को ये बचपन से, भारतीय बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि राइट हैंड से सारे साफ सुथरे काम जैसे कि खाना खाना, ठीक है, किए जाते हैं, और लेफ्ट हैंड से जो उससे कम महत्वपूर्ण काम है वो किए जा सकते हैं। Another cleanliness was that our food was served on green fresh banana leaves instead of plates। ठीक है, और दूसरा स्वच्छता का एग्जाम्पल ये था कि हमारे खाने को बनाना लीव्स यानी केले के पत्ते पे, धुले हुए केले के पत्ते पे दिया गया इंस्टेड ऑफ प्लेट्स। जिस वेल कुक्ड राइस पाइल्ड ऑन ब्रोड स्क्रीन लीफ इज ए प्लीजेंट साइट एंड स्टिमुलेट्स द एपेटाइट। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनका कहना था कि हरे पत्ते पे जब सफ़ेद चावल पड़ता है तो बहुत सुंदर देखने में लगता है और ये आपके भूख को स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है। इन मैनी हाउस होल्ड वेयर कास्ट वॉज ऑब्जर्व was placed on such lips on dishes of fresh poetry broken after we had finished with them। ठीक है, कई सारे घरों में जहाँ पर कास्ट ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कास्ट सिस्टम को ऑब्जर्व किया जाता है, वहाँ पर फूड को, ठीक है, आपके मिट्टी के ताज़े बर्तन में या फिर पत्तों पे सर्व किया जाता है, जिसको खिलाने के बाद उसको तोड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा यूज में ना आ सके। ये एक क्लीनेस का एग्जाम्पल है। माई होस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज क्लास बाई ईटिंग इन अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ हिज हैक बैक टू अस। ठीक है, अब यहाँ पर जो होस्ट थे उन्होंने इस कास्ट के जो रिचुअल थे उसको फुलफिल किया, ठीक है, और वो अपने कमरे के अपोजिट में बैठ के खाना खाइए हमारे तरफ बैक करके। बाई नाउ हैड लर्न टू ओवरकम माई फर्स्ट फीलिंग about a distance such as this। I was simply a private devotion to a religious feeling and not in poetry। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुझे एक नई तरह की फीलिंग देखने को मिली और ये एक प्राइवेट डिवोशन था, ये एक तरह का, ठीक है, अपना, ठीक है, डिवोशन था किसी रिलीजन में, ना कि किसी तरह के इनहॉस्पिटलिटी, मतलब कि मेहमानों को किसी तरह की बेइज्जती करने के लिए ये गेस्चर अपनाया नहीं गया था, बल्कि ये एक प्राइवेट डिवोशन था, एक प्राइवेट आपका स्पिरिचुअलिटी के लिए मानना था लोगों का, वो था। आगे देखते हैं। Religion is ever present in Indian life। It is based as well as in vast aspect, for there as elsewhere fantasism reaches into evil। I like the simple acceptance of religious motive, however the perfect freedom to behave one of the religion moved the soul। अब यहाँ पर राइटर कह रही हैं कि जो रिलीजन इंडियन लाइफ में जो है वो बहुत एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है, ठीक है, जो कि कई मायनों में अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है, फैंटेसिज्म रिचेड टू इविल, कभी कभी ये जो रिलीजियस फैंटेसिज्म है ये कभी कभी ये इविल हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। I like the simple acceptance of religious motive, however the perfect freedom to behave once religious moved the soul। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि मुझे जो रिलीजियस मोटिव का जो सिंपल एक्सेप्टेंस है, मतलब जो साधारण लोग तरीके से जो आप रिलीजन को फॉलो करते हैं वो मुझे पसंद आया।
ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजियस मूवमेंट फ्रीडम को, ठीक है, आपका जो रिलीजियस मानना है उसको आप आराम से बिहेव कर सकते हैं। Thus, in my first Indian family, intellectual and fairly well to one, I sat and talked to my hostess in living room. An Indian gentleman came into without speaking to us and moved gracefully to far end of the room, with his bare feet silent upon the floor. ठीक है। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे इंडियन परिवार में हूँ जहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार हैं, ठीक है, और अच्छा करते हैं। और जब मैं अपने घर के होस्टेस के साथ, यानी जो मेज़बान की पत्नी थी, उनके साथ बैठ के बात कर रही थी, तभी एक दूसरा व्यक्ति कमरे में घुसा और बिना हमसे बात किए हुए बड़ी शांति से, शालीनता से वो घर के दूसरे कोने तक खाली पैर चला गया। देयर ही नेट हिज हेड बोर्ड एंड टू रिमाइंड ऑफ फॉर परहैप्स ए क्वार्टर ऑफ आवर, ठीक है। और वहाँ पर वो क्या नेल्ड किया, ठीक है, झुका और कुछ समय तक वहाँ पर रुक के अपना प्रेयर किया। When I glanced at him curiously, my hostess said in manner entirely casual, "It's my husband, eldest brother. He came here during the prayer his times, and since his own home is at some distance from his place." ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि जब वो मैं उनको पूरे थोड़ा क्यूरियसली देख रही थी, तो मेरे हॉस्टेस ने, यानी मेरे मेजबान की पत्नी ने मुझे बताया कि ये पत्नी के बड़े भाई हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रेयर करने आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका घर जो है काफ़ी दूर है इनके बिजनेस की जगह पे, तो ये यहाँ पर प्रेयर करने आ जाते हैं। When the prayer was over, the brother went away again, and it was not until later that I met him. ठीक है। और जब प्रेयर हो जाता है तो उसका बड़ा भाई जो है वो बाहर चला जाता है और तब तक वो उनसे नहीं मिलती है। एंड देन इट वाज आउटसाइड द प्रेयर आवर्स, ठीक है, और वो तब ये जो है प्रेयर्स आवर्स के बाद की बात है। माई लाइफ हैज बिन सो क्राउडेड विथ ट्रेवल्स एंड मैनी पीपल फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कॉर्नर्स ऑफ माई बुक, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इनके जीवन में काफ़ी लोग थे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ट्रैवल करते थे और कई लोगों ने इनके साथ मिला है जो का जो यात्रा वृतांत जो ये लिखती हैं एक किताब में नहीं आ सकता है, ठीक है। However, indeed, all my books had been enough to tell things I would like to tell, ठीक है। और ये बोल रही लेकिन, ठीक है, जितनी भी मेरी किताबें हैं वो उतना ही नहीं बता सकती, ठीक है। बुक्स हैड नॉट बीन इनफ टू टेल द थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल, और ये जो बुक हैं वो काफ़ी नहीं है कि वो जो बताना चाहती हैं वो उसमें बता सके। मतलब जो वो एक किताब लिख रही हैं, उन किताबों में शब्दों की लिमिट की वजह से वो हर बात किताबों में नहीं लिख सकती हैं, ये उनका मानना है। Years after I left India, I wrote "Come my beloved" against this background, ठीक है। और जब मैं भारत को छोड़ के कई सालों के बाद, ठीक है, वापस गई, तो मैंने "कम माई बिलव्ड" इंडियन बैकग्राउंड को बैकग्राउंड में रखते हुए, पृष्ठभूमि में रखते हुए एक कहानी लिखी। Strange American, except for few, have not understood the real meaning of that book, but the Indian readers have understand, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि स्ट्रेंज है, बहुत स्ट्रेंज है कि अमेरिकन्स जो कि बहुत कम हैं वो हमारे किताब को, यानी जो उन्होंने किताब लिखी उस किताब के रियल मीनिंग को, उस कहानी को समझ सके, जबकि जो इंडियन रीडर्स थे वो बहुत अच्छी तरह के समझ सके। मतलब इनकी जो किताब के जो रीडरशिप थी वो उन्होंने अमेरिकन लोगों के लिए लिखा था, लेकिन अमेरिकन इनको कम समझ में आया और इंडियंस को ये किताब ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। We have not lived long enough, perhaps you know universally, that price of achievement what the goal is an absolute, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि हम लंबे तक जीवन तक नहीं जीते हैं, लेकिन यूनिवर्सली ये माना जाता है कि जो आपके अचीवमेंट है, ठीक है, जो आपका गोल है वो एब्सोल्यूट है। मतलब आपका जीवन सीमित है, उस जीवन में आप क्या अचीव करते हैं वही आपका प्राइस है। इन माई बुक आई चोज द क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रूव इट, ठीक है। मेरी किताब में मैंने 3 क्रिश्चियनरी मिशनरीज को चुना है इसको प्रूव करने के लिए। फॉर ऑल द पीपुल दैट आई हैव नोन द मिशनरी इज, ठीक है, और जितने भी लोग जो कि मिशनरी को जानते हैं, इन हिज वे द मोस्ट डेडिकेटेड एंड मोस्ट सिंगल हार्टेड, ठीक है। और ये जितने भी मिशनरी को मिली हैं उन सभी मिशनरी में वो सभी लोग क्या हैं, डेडिकेटेड हैं, सिंगल हार्टेड हैं, बिलीव दैट गॉड इज वन, और वो सभी मानते हैं गॉड एक है, द फादर ऑफ मैनकाइंड जो कि इंसानियत के पिता हैं, एंड दैट ऑल मेन्स आर ब्रदर्स, और ये सभी भाई जो इंसान हैं वो भाई हैं। एटलीस्ट द क्रिश्चियन
सेज ही सो बिलीव्स एंड सो प्रीचेज, और जो भी क्रिश्चियनिटी उनको ये बताती है, जो वो मानते हैं वही वो बताते हैं. देन वाई ही फेल टू चेंज द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज सेक्रीफाइसेस, लेकिन वो क्यों फेल हो जा रहे हैं अपने सेक्रीफाइसेस के बाद भी दुनिया को बदलने में. अल्लाह दे हैव नॉट बीन इनफ एंड ही हैव नॉट बीन विलिंग टू पे फॉर प्राइस ऑफ द फेथ. ठीक है, अल्लाह दे हैव नॉट बीन इनफ, क्योंकि वो इनफ नहीं है. ठीक है, और वो अपने फेथ के लिए अपने फुल प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, ये उनका मानना है. ही हाँ पेज ओनली पार्ट एंड अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द मीनिंग ऑफ हिज क्रीड. ठीक है, और वो सिर्फ पार्ट में पे कर रहे हैं और पूरी तरह से वो अपने क्रीड के लिए, ठीक है, फुलफिल नहीं कर रहे हैं. आई सी द सेम रिफ्यूजल हेयर इन माई कंट्री ओवर एंड ओवर अगेन, नॉट अमॉन्ग क्रिश्चियन बट द पीपल ऑफ इंडिया नो इट विलिंग टू पे द लास्ट मेजर्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एंड एजलिज्म. ठीक है, अब यहाँ क्या करें कि यहाँ पर मैंने अपने देश में, चाइना में, अमेरिका में, दोनों जगह ये देखा और इसी वजह से यहाँ ये चीज़ें फेल हो रही है. जबकि भारत में यहाँ पर जो है आइडियलिज्म को, जो आदर्श है, जो उनके मानने हैं भारत के लोगों को, वो अपने आदर्श के लिए अपना सर्वोच्च देने को तैयार होते हैं. ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है. दे अंडरस्टैंड एंड टू दे माई पजलमेंट, और इसी वजह से जो मेरी किताब है उनके लिए कोई पजल नहीं है. ठीक है, ये राइटर का यहाँ कहना है. तो ये स्टोरी हो गई है मेरे ख्याल से फिनिश. ठीक है, इसके क्वेश्चन आप कीजिएगा. ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा. ओके, थैंक यू.